हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चे लोग कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने इससे पहले वाला 12 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अगर जिसने वो अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है या वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप वीडियो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। So today we will studying a new chapter in class 7 science, that is motion and time. ओके तो आज हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन, स्लो और फास्ट, स्पीड एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। सो ये 4 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो इसमें आपको मोशन और टाइम से क्या पता चल रहा है? आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि मोशन आखिर होता क्या है। किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना, किस टाइप के मूवमेंट होते हैं उसको हम मोशन कहेंगे, और किस समय ये मोशन होंगे उसको हम टाइम कहेंगे। ठीक है, आपने क्लास 6 में भी ऑलरेडी पढ़ चुका है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा था कि मोशन कैसे होते हैं, स्ट्रेट लाइन होते हैं, सर्कुलर में होते हैं और पीरियोडिक होते हैं। ये 3 टाइप के मोशंस उसमें होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रेट पाथ में अपने डिस्टेंस को कवर करेगा, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। सर्कुलर, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। एंड देन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या होगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक ही इंटरवल टाइम में आपका मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे पेंडुलम होता है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो अगर ऐसे कुछ टाइप्स आपको याद आ रहे हैं और आपको पता है तो आपको यहाँ पे टेबल 13.1 दी गई है। ठीक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको टाइप्स दी गई है, किस तरह के की टाइप्स है, स्ट्रेट, लीनियर है या सर्कुलर है या पीरियोडिक है। ठीक है, आइए चलिए इस टेबल को करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है शोल्जर इन अ मार्च पास्ट। जो शोल्जर्स होते हैं वो मार्च पास्ट में किस तरह से चलते हैं, आपको जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये कैसा मोशन होता है? एक स्ट्रेट लीनियर मोशन होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ये कवर करते हैं। बुल कार्ड मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो जो बुल कार्ड है वो अगर स्ट्रेट रोड में अपनी मोशन को कवर कर रहा है तो वो भी किस में आएगा? स्ट्रेट लीनियर में। ध्यान रखना, अभी उसने स्ट्रेट रोड का था। अगर सर्कुलर फील्ड होती कि एक सर्कुलर फील्ड में अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो उसमें क्या आता? सर्कुलर मोशन आता, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में अपनी डिस्टेंस को कवर करता। फिर आता है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। अगर कोई एथलीट है वो दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसके जो हैंड है वो किस तरह से मोशन होंगे? पीरियोडिक में होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन कर रहे हैं। पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल इन मोशन। जो बाईसाइकिल के पैडल्स होते हैं वो किस तरह से मोशन होते हैं? सर्कुलर मोशन क्रिएट करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ किस तरह से घूमता है? इसमें 2 चीज क्रिएट होती है। एक होता है सर्कुलर। सर्कुलर आपको पता होगा कि किस तरह से गोल गोल चक्कर काट रहे, तो उसमें हम सर्कुलर लिख सकते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक भी हो सकता है। पीरियोडिक कैसे? क्योंकि वो एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में भी कवर कर रहा है। अगर आप इन दोनों में से एक लिखते हो तो ठीक है, पर लेकिन अगर आप दोनों लिखोगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। मोशन ऑफ अ स्विंग्स। जो स्विंग्स होते हैं वो किस तरह का मोशन करते हैं? पीरियोडिक। ठीक है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। अब ये तो आपको ही पता है पेंडुलम किस तरह का मोशन क्रिएट करता है? पीरियोडिक मोशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से आपने ये एग्जांपल्स करने हैं। इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम अदर इज फास्ट। अब आपने यहाँ पे मोशन तो पढ़ लिया है कि हाँ भाई मोशन इस टाइप के होते हैं, ये डिस्टेंस कवर करते हैं, पर लेकिन कुछ मोशन क्या करते हैं? बहुत आराम आराम से चलते हैं और कुछ मोशन बहुत तेजी से चलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर than others. Even the same vehicles may move faster or slower at different times. क्या हम लोगों को पता है कि जो व्हीकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं,
अदर चीज़ों से, ठीक है। और कभी कभी तो जो व्हीकल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइम्स में कभी फास्ट चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो इस तरह से आपने कुछ व्हीकल्स लेने हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे जो स्ट्रेट पाथ में अपने डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है। कोई भी 10 ऑब्जेक्ट लोगे। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट। तो आपने इनका एक ग्रुप बनाना है, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उनका ग्रुप बनाना है कि ये चीज़ स्लो जाती है या फिर फास्ट जाती है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूव स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। अब आपने सब कुछ बना दिया है, ब्लॉक वगैरह सब कुछ कर दिया, ये स्लो है ये फास्ट है, पर लेकिन आप कैसे पता करोगे कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से स्लो हो रहे हैं, किस तरह से ये फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजिली टेल विच वन ऑफ दैम इज मूविंग फास्टर दैन द अदर। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। बहुत ईजी सी बात है, जब कोई भी व्हीकल्स रोड में जाती है तो वो अगर स्पीड में जा रही है तो हम इजीली से पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर व्हीकल है ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आगे एक्टिविटी आ रखी है, एक्टिविटी 13.1। इसमें आपको दिया गया है कि किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है रोड में। लुक एट फिगर 13.1। इट शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपको फिगर 13.1 दिया गया है, ठीक है। उसमें आपको कुछ व्हीकल्स दी गई है जो अपनी अपनी पोजीशन में रोड में चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। नाउ लुक एट फिगर 13.2। इट्स शो द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। और दूसरी तरफ आपको फिगर 13.2 दिया गया है, उसमें आपको उस व्हीकल की पोजीशन दी गई है कि किस टाइम पे इनकी पोजीशन कहाँ पे थी, ठीक है। आते हैं, हम एक बार गौर करेंगे अपनी फिगर्स में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर 13.1, ठीक है। यहाँ पे ये व्हीकल्स दिखाई दे रही है किस तरह से ये मूव हो रही है। फिर आते हैं हम दूसरे फिगर में। दूसरी फिगर में देखो कुछ व्हीकल्स आगे चली गई है, कुछ पीछे रह गई हैं। तो इसमें क्या पता चल रहा है आपको कि जो आगे निकल गई है वो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपकी ऑब्जर्वेशन से आपने कुछ आंसर्स देने हैं, जैसे कि विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टर ऑफ ऑल। तो उनमें से कौन सा व्हीकल सबसे आगे निकला है आपको बताना है। विच ऑफ दैम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। तो कौन सा ऑब्जेक्ट था, कौन सा व्हीकल था जो बहुत स्लो चल रहा था, ठीक है। इसका आंसर आप दोगे उस फिगर को देख के। The distance moved by the object in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower। किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कवर होती है एक इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जो उनको इंटरवल ऑफ टाइम दिया गया है उससे वो डिस्टेंस कवर हो रही है। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फास्टर है या फिर स्लोअर है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है। Imagine that you have gone to see off your friend at the bus stand। जैसे इमेजिन करो कि आपने अपने फ्रेंड को देखा जो बस स्टैंड में था या फिर जा रहा था, ठीक है। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन टू मूव। और आपने उसी टाइम अपने साइकिल में पेडलिंग दी, ठीक है, साइकिल चलाया और उसी टाइम में क्या हुआ, जो आपकी बस है वो चलने लगी, ठीक है। ये जो दोनों काम है वो एक सेम टाइम पे हो रहे हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। जब आपने पेडलिंग दी अपने बाइसाइकिल में, ठीक है, उसी टाइम पे दी जब बस स्टार्ट हुई थी, तो के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई वो 5 मिनट में हुई थी, जो कि बहुत कम थी, स्मॉलर डिस्टेंस थी बस के कारण, ठीक है। क्योंकि वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल। क्या आप ये कह सकते हो कि जो आपकी बस है वो बहुत तेजी से चली बाइसाइकिल के मुकाबले में। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज हायर स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं जो फास्टर व्हीकल होती है उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। ऑब्वियसली आप थोड़ा ये भी आइडिया लगा सकते हो, जो बस होती है वो बहुत स्पीड में चलेगी और बाइसाइकिल कम स्पीड में चल सकती है, ठीक है। इन अ 100 मीटर रेस इट इज इजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज द हाईएस्ट। अब 100 मीटर की रेस में आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज ज्यादा हाईएस्ट में चलेगी, ठीक है। One who takes shorter time to cover the distance of 100 meter has the highest speed। अगर किसी ने शॉर्टर टाइम पे 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर करा
तो मतलब उसकी एक हाईएस्ट स्पीड होगी। तो इस वाले टॉपिक में हमने फास्ट और स्लो के बारे में पढ़ा था। एग्जाम्पल लिया था हमने कार का। कार में देखा था कि कौन सी कार सबसे आगे जाएगी और कौन सी कार सबसे स्लोएस्ट जा रही है, ठीक है, ये चीज़ें देखी थी। दूसरा एग्जाम्पल लिया था कि कोई बाईसाइकिल है और बस है, इन दोनों ने सेम टाइम पे अपनी डिस्टेंस को कवर करा, पर लेकिन जो साइकिल थी बस के मुकाबले में उसने बहुत कम डिस्टेंस को कवर करा था, मतलब बहुत देर में पहुंची थी, उसलिए इसकी स्लोएस्ट स्पीड हो गई थी। फिर दूसरी तरफ दिया था कि आप डिसाइड कर सकते हो इस तरह से इजीली से कि कोई भी 100 मीटर की डिस्टेंस में पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हाई स्पीड थी और कौन सी नहीं थी, ठीक है। अगर कोई चीज़ शॉर्टेस्ट टाइम पे अपनी डिस्टेंस को 100 मीटर डिस्टेंस तक कवर कर सकती है तो इसका मतलब वो हाईएस्ट स्पीड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस वाले टॉपिक में। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप स्पीड के वर्ड को तो जानते ही होंगे। स्पीड होता क्या है बताइए। ऑब्वियसली कि हम किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से मूव करा रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड देना। In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in the shorter time or a larger distance covered in a given time. आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था, जो हाई स्पीड होगी वो क्या इंडिकेट करेगी। अगर कोई डिस्टेंस आपको दी गई है और वो शॉर्टर टाइम पे वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो ठीक है, ये एक चीज़ दी गई है कि स्पीड का एक पॉइंट होता है। या फिर कोई भी लार्जर डिस्टेंस है वो कवर्ड तब होगी जब उसकी एक गिवन टाइम दिया गया है, ठीक है। स्पीड को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. एक कन्वेंट वे भी यही है कि हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, अगर वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है, और हम उसको कंपेयर करेंगे एक डिस्टेंस में और वो डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में दी गई है। Thus we know the distance covered by two buses in 1 hour. We can tell which one is faster. तो आपको जो ऊपर एग्जांपल दिया गया था बसेस का, तो बसेस में अगर आपको उसकी डिस्टेंस पता है कि इतनी डिस्टेंस में ये चीज़ कवर की गई है, ठीक है, इतने घंटे में, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी बस सबसे ज़्यादा मूव की होगी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एक यूनिट टाइम में होती है, मतलब टाइम भी गिवन होगा उसमें, ठीक है, उसको हम स्पीड कहेंगे। व्हेन वी से डैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो स्पीड होगी वो क्या होगा, उसमें हमें डिस्टेंस भी दी गई होगी और साथ में उसका टाइम भी दिया होगा। अगर ये हमें दोनों चीज़ पता है तो इसका मतलब वो स्पीड के अंदर आएगी, ठीक है। इट इम्प्लाइज डैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अब इसमें एक कहा गया है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरह से समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी कार मूव हो रही है 50 किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें क्या दिया है, किलोमीटर, जो कि हमारी एक डिस्टेंस होती है, और पर आवर एक क्या है, टाइम है। तो ये क्या बता रहा है कि जो डिस्टेंस हो रही है 50 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, स्पीड को इंडिकेट करेगा। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो सीधा इंडिकेट करा कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्पीड को बता रहा है। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। कभी कभी क्या होता है, जो कार्स होती है वो मूव होती है एक कांस्टेंट स्पीड में अपने 1 घंटे में। इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। पहले पहले वो क्या करती है, बहुत स्लोली जाती है, फिर एकदम से अपनी स्पीड को पिक करती है। सो व्हेन we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. अगर हम ये कह सकते हैं जो कार है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं जो उसकी टोटल डिस्टेंस कवर हुई है वो कितना है, उसके 1 घंटे में कवर हुई है, ठीक है। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that
आर। तो इसमें हमें चिंता करने की बात नहीं है कि जो कार है वो एक साथ चल रही है कि नहीं चल रही है, एक कांस्टेंट टाइम में चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। अगर हमें इसमें दोनों कारों का या बसेस का कोई भी डिस्टेंस या फिर उसकी मिनट दे रखी है, ठीक है, तो हम इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्पीड कैलकुलेट हियर इज एक्चुअल द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल में जो एवरेज स्पीड होगी वो कार की होगी, ठीक है। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब इस बुक में जो आपको स्पीड दिया गया है उसको हम एवरेज स्पीड भी कहेंगे, ठीक है, याद रखना है। एक मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि स्पीड को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया स्पीड एक्चुअली होता क्या है, ये डेफिनेशन है, इसको याद रखो। जो स्पीड होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। जितना भी हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है वो एक टोटल डिस्टेंस को कवर करेगा, उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम टेकन में, जितना भी हमें टाइम दिया है। देखो यहाँ पे एक और बार फिर से फॉर्मूला दिया गया है इस चैप्टर में, और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए ठीक से इनके फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो जब इसमें डेफिनेशन आएगी स्पीड को हम क्या कहेंगे, तो डेफिनेशन के साथ इसका क्या लिखना, फॉर्मूला भी लिखना कि हम किस तरह से इसको कहेंगे, ठीक है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। हम किसी भी स्पीड को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जब हमें उस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए एक टाइम दिया गया होगा और साथ में उसको डिस्टेंस दी गई होगी, ठीक है। इतना वो स्पीड के बारे में पता चल गया। In class 6 you learn how to measure distance, but how do we measure time? Let us find out. आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है कि किसी भी डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करेंगे, पर लेकिन किस तरह से मेज़र करेंगे टाइम के साथ, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। तो आइए हम इसको आगे पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। आते हैं हम अपने अगले वाले टॉपिक में, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हम मेजरमेंट के साथ टाइम भी पढ़ेंगे। इफ़ यू did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यहाँ कैसे तय कर सकते हैं कि दिन का कौन सा समय है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे बड़े लोग होते हैं या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं वो सिर्फ शैडो देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे ये समय हो रहा है, ठीक है। हाउ डू यू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ मंथ आ ईयर? हम किस तरह से इन चीज़ों से टाइम इंटरवल पता कर सकते हैं किसी भी मंथ का या फिर ईयर का। Our ancients noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. हमारे पूर्वजों ने ये नोटिस किया है जो नेचर में चीज़ें होती हैं वो बार बार रिपीट होती है एक इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। They found that sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. तो ये चीज़ फाइंड हुई है कि जो सनराइज़ है, जब सन उगता है तो वो हर दिन उगता है मॉर्निंग में, ठीक है। जो उसका टाइम होता है, उसके बीच का टाइम होता है सनराइज़ का, फिर जब वो नेक्स्ट डे उगता है तो वो क्या कहता है, वो एक डे कहलाता है, ठीक है। मतलब अगले दिन फिर से सनराइज़ होगा तो वो एक डे कहलाएगा। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम one new moon to the next. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. तो इसी तरह से मंथ कैसे मेज़र होगा, जब एक नया मून दूसरे दिन आता है, मतलब एक साल में जब फिक्स टाइम रहता है इनका कि हाँ इस अर्थ का चक्कर काट के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर अगले दिन फिर अगले साल में एक नया मून आता है, तो इसलिए हम इसको नया मंथ कहेंगे। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर दैन अ डे। अक्सर हमें टाइम को नापने के लिए आवश्यकता होती है जब एक दिन से बहुत छोटी होती है। क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। तो इसी तरह से क्लॉक या फिर वॉच होते हैं, ये बहुत कॉमन मेजरिंग डिवाइस होते हैं किसी भी टाइम को नापने के लिए।
हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम? तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि घड़ी या फिर जो वॉचेस होती हैं वो किस तरह से टाइम को मेज़र करती है? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रादर कॉम्प्लेक्स। जो वर्किंग होता है क्लॉक का, जिस तरह से ये बनता है, पूरी क्लॉक बनती है, तैयार होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट ऑल ऑफ दैम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियडिक मोशन। पर लेकिन इन सब का एक पीरियडिक मोशंस होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पीरियडिक मोशन के लिए समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम तो आपने देखा है, ये देखो एक वॉल क्लॉक होती है। इस तरह से पेंडुलम जब मूव होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें हम बहुत मेज़र कर सकते हैं अपने टाइम को। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. फिगर 13.4a। अब देखिए, अपने पेंडुलम के बारे में पढ़ा, पर लेकिन ये पेंडुलम होता कैसे है? जो सिंपल पेंडुलम होता है एक मेटेलिक बॉल से बना रहता है, बहुत छोटी सी बॉल होती है, या फिर कोई भी आप एक स्टोन का पीस ले सकते हो, उससे बना रहता है। फिर हम इसको थ्रेड से उसके स्टेट से थोड़ी दूरी में रख देते हैं, जैसे कि आपको फिगर 13.4a में दिया गया है। देखो, इस तरह से हम इस सिंपल पेंडुलम को बनाते हैं। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। इसी मेटेलिक बॉल को हम बॉब कहते हैं पेंडुलम का। फिगर 13.4a शो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। जो आपको फिगर दिया गया है ऊपर, उस पेंडुलम को आप देखोगे तो वो अपनी मेन पोजीशन से थोड़ी दूरी पे है। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले फिगर को एक और बार देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि अभी वो अपनी मेन पोजीशन में पूरी तरह से भी रेस्ट में है, अभी उसमें कोई भी मोशन नहीं हुआ है। ठीक है, व्हेन द बॉब of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begin to move to and fro। फिगर 13.4b। अभी तो आपने देखा कि ये अभी रेस्ट पोजीशन में है। जब आपने उस पेंडुलम को थोड़ा मूव करा तो आप देख रहे हो कि वो उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। देखो, पहले वो ए से जा रहा है, फिर बी से। ठीक है, और जो ओ आप देख रहे हो ये क्या है, इसका एक मेन पोजीशन है जहाँ पे वो रेस्ट में था। अब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ऐसे पेंडुलम की जैसे। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियडिक और एन ऑक्सीलेटरी मोशन। तो यही जो आप टू एंड फ्रो, जब पेंडुलम का मोशन होता है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक, उसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। और यही मोशन एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किस चीज़ का था? पीरियडिक का था। ठीक है, पीरियडिक मोशन का था, और या फिर हम इसको ऑक्सीलेटरी मोशन भी कहते हैं। द पेंडुलम इज सेड to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। तो इस पेंडुलम में हम एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट तब करेंगे जब वो O पोजीशन से A पोजीशन में जाएगा। ठीक है, तब फिर वही B पोजीशन में जाएगा, दोबारा A पोजीशन से B पोजीशन, देन B पोजीशन से O पोजीशन। तो इसको हम कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहेंगे। द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑक्सीलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन A टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन B एंड कम बैक टू A। या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो पेंडुलम होता है वो कंप्लीट ऑक्सीलेशन तब होगा जब उसकी बॉब मूव होगी एक एक्सट्रीम पोजीशन A से। ठीक है, A से मूव होगा, पहले तो हमने O से देखा था, फिर हम A से मूव कराएंगे B तक, फिर यही चीज़ प्रोसेस होती रहेगी, फिर वो A में वापस आ जाएगा। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है? जो इस पेंडुलम ने एक टाइम टेकन कवर किया है, पूरा कंप्लीट करा है अपना ऑक्सीलेशन को, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन किस टाइम पीरियड की? पेंडुलम की। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर आते हैं एक्टिविटी 13.2 में। सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर 13.4a विद अ थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। आते हैं हम अपने 13.2 में। इसमें दिया गया है कि आपने एक सिंपल पेंडुलम को सेटअप करना है, बनाना है खुद से, जैसे कि आपको 13.4a में दिया गया था उसी तरह से करना है कि आपने थ्रेड लेनी है या फिर कोई स्ट्रिंग ले सकते हो।
एक लेंथ के लिए, और वो 1 मीटर की होनी चाहिए। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाई, तो उसमें आपने सारे फैंस अभी स्विच ऑफ कर देने हैं, ठीक है, खुले नहीं छोड़ना है। ऐसे नहीं करना है कि वो मूव हो रही है पेंडुलम, वो रेस्ट पोजीशन में होनी चाहिए। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, इस तरह से वो अपनी मीन पोजीशन में कंप्लीटली रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। अब आपने बॉब के मीन पोजीशन को मार्क करना है कि अभी मतलब रेस्ट पोजीशन में, तो उसको मार्क करोगे कि कितना वो अभी डिस्टेंस में है, वॉल में भी और नीचे फ्लोर में भी, ठीक है। टू मेज़र द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच। अब हमने इसके टाइम पीरियड को मेज़र करना है कि पेंडुलम कितने टाइम पीरियड तक मूव हो रहा है। इसके लिए हमने क्या करना है, एक स्टॉप वॉच रख देनी है। However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used. अगर आपके पास stopwatch नहीं है तो आप टेबल क्लॉक ले सकते हो या फिर रिस्ट वॉच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. अब आपने उस पेंडुलम को मोशन में क्रिएट करना है, धीरे से आपने उस बॉब को पकड़ देना है और मूव करना है स्लाइटली, ठीक है, एक तरफ से। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉन्ट वाइल यू डिस्प्लेस इट। और ध्यान रखना आपने उस बॉब को अच्छी तरह से स्ट्रिंग में लगा देना है, ताकि अब जब उसको मोशन दो वो ऐसे निकली ना, टाइट में रही, ठीक है। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजिशन। जब आपने उस बॉब को आराम से पकड़ा, अब आप मोशन क्रिएट करोगे तो आपने आप रिलीज कर देना, छोड़ देना है, ठीक है। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड। और ध्यान रखना कभी भी आप बॉब को पुश नहीं करोगे उसके मोशन में, आपने सिर्फ रिलीज कर देना, छोड़ देना है अपने उसमें, ठीक है, वो खुद ही मूव होगा। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक when the bob is at its mean position। अब आपने उसके टाइम को नोट करते रहना है क्लॉक से, ठीक है, जब तक उसकी बॉब मीन पोजीशन में आ नहीं जाती है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन इट स्ट्रिंग पोजीशन। अब आपने इसमें हर चीज़ को नोट करते रहना है कि जो बॉब है वो ए पोजीशन में कहाँ जा रही है, कितनी देर में जा रही है, फिर बी में कितनी देर में जा रही है, फिर वो अपनी मेन पोजीशन में कब तक आएगी। ये सारी चीज़ें अपने टाइम पीरियड में नोट करते रहना है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। आपने जब पेंडुलम के टाइम को मेजर करा तो आपको देखने को मिला कि इसने पूरे 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करे हैं। फिर आपने अपने रिकॉर्ड को टेबल 13.2 में लिखना है। आपको नीचे रिकॉर्ड दिया गया है, इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल 13.2 दिया गया है, जहाँ पे टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन, मतलब 20 ऑक्सीलेशन में कितने बार उसने टाइम लिया है, ठीक है, यहाँ पे करोगे और यहाँ पे आपने टाइम पीरियड सेकंड में लिखना है, ओके। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शो इन जस्ट अ सैंपल। तो आपको ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है, ये सिर्फ सैंपल है कि 42 टाइम टेकन लिया था उसने 20 ऑक्सीलेशन में और इतना टाइम पीरियड उसका कवर हुआ है, ओके। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करते रहोगे बहुत टाइम तक, जब तक आपकी टेबल कंप्लीट नहीं हो जाती। By dividing the time taken for 20 oscillation by 20, get the time taken for 1 oscillation or the time period of the pendulum। उसके बाद आपने डिवाइड कर देना है टाइम टेकन को 20 ऑक्सीलेशन से 20 से, ठीक है। आपका जो टाइम टेकन आएगा एक ऑक्सीलेशन का पूरा आ जाएगा इस तरह से, या फिर टाइम ये आपकी क्या हो जाएगी, पेंडुलम की टाइम पीरियड भी निकल जाएगी। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। जब आपने पूरी ऑब्जर्वेशन करी, पूरा उसको देखा कि कितने टाइम टेकन में इसने कवर करा है, क्या वो देखने को मिल रहा है कि इसकी जो पेंडुलम की टाइम टेकन थी वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। नोट दैट द स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। और नोट भी करते रहना इस चीज़ को, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है, ठीक है, स्लाइटली चेंज हो सकता है उसके इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में, पर लेकिन कोई इफेक्ट नहीं करेगा उसके टाइम पीरियड में, ठीक है। मतलब वो थोड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं नंबर, पर लेकिन कोई भी इसमें इशू क्रिएट नहीं होगी। नाउअडेज मोस्ट क्लॉक और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स। तो आजकल में आपने देखा होगा जो क्लॉक्स होते हैं या फिर वॉचेस होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट जुड़ा रहता है सेल से, ठीक है, उसी के कारण क्या चलती है, हमारी क्लॉक चलती है। दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड
क्वार्ट्ज क्लॉक्स, और यही क्लॉक को हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट दैन दैट बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। जो टाइम मेज़र होता है क्वार्ट्ज क्लॉक से, वो बहुत एक्यूरेट बता देता है टाइम को, जो पहले के यूज़ होते थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड्स में हम टाइम की यूनिट और स्पीड पढ़ेंगे। ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ अ सेकेंड, रिमेंबर इट्स इम्पॉर्टेंट। जो टाइम होता है उसकी यूनिट होती है सेकेंड। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं एस से। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा या फिर सॉल्व करने का कुछ भी आएगा, आपने इसी तरह से लिखना है। कोई भी नंबर होगा उसके पीछे आपने एस लिखना है। एस क्या है? एक यूनिट है। हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी बोला है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो यूनिट लगाना मत भूलना। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। जो लार्जर यूनिट होती है वो मिनट या फिर आर होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं मिनट को MIN से और आर को H से। ठीक है, और आपने ये ऑलरेडी पढ़ चुकी है यूनिट, ठीक है, कि किस किस से रिलेट करती है, क्या क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है। What would be the basic unit of speed? अब स्पीड का आपका क्या कहना है, इसकी बेसिक यूनिट क्या हो सकती है, बताइए। Since the speed is distance per time, the basic unit of speed is meter per second. Of course, it could also be expressed in other units such as मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड होता है उसको हम लिखते हैं डिस्टेंस पर टाइम में। ठीक है, मतलब स्पीड को जब हम सॉल्व करते हैं, स्पीड में पहले हम सबसे पहले उसकी डिस्टेंस को नापते हैं कि कितनी डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट मूव हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस और कितने टाइम उसने कवर करा है, ये दो चीज़ हम डिनोट करते हैं। तो इसी कारण से जो उसकी बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर का मतलब है डिस्टेंस से और सेकंड का मतलब है टाइम से। ये आपकी बेसिक यूनिट हुई है। और आपने जैसे ऊपर पढ़ा था सेकंड की दूसरी यूनिट्स भी होती है, इसकी भी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं मीटर पर मिनट से और किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हुई, एक लार्जर यूनिट होती है। ठीक है, अभी आपको मुझे बताइए, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, जब इसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, कुछ एग्जाम्पल्स लोगे, तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर डैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर। तो आपने ये ध्यान रखना है, जो सिंबल्स होती है कोई भी यूनिट्स की, वो एक सिंगुलर में लिखी जाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, और 80 सेंटीमीटर एंड नॉट 80 सेंटीमीटर्स। ओके, इसमें आपको पता चल गया है कि सिंगुलर में कैसे लिखेंगे, 50 किलोमीटर में, ना कि 50 किलोमीटर्स। एस नहीं आना चाहिए, सिंगुलर में लिखना है। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर में आप लिखोगे। ठीक है, भुजो इज वॉन्डरिंग हाउ मैनी सेकेंड देयर आर इन अ डे एंड हाउ मैनी आर इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। तो अब भुजो कंफ्यूज हो गया कि भाई कितने सारे सेकेंड्स हो सकते हैं एक दिन में, कितने आर हो सकते हैं पूरे साल में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर रादर दैन इन डेज और आवर्स। अब देखिए, हर बार में यही यूनिट्स यूज़ नहीं होंगी। जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे तो वो उसमें डिफरेंट यूनिट जरूर आएगी। ठीक है, कभी मिनट आ सकती है, कभी सेकेंड, कभी किलोमीटर, कुछ भी आ सकती है। लार्जर यूनिट, बेसिक यूनिट आ सकती है। वो डिपेंड होगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अगर आपको किसी को बताना है कि आपकी एज कितनी है, तो आपको उस हिसाब से उसमें यूनिट लिखनी पड़ेगी, ना कि आप उसके डेज या आर की यूनिट लिखोगे। ठीक है, सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। उसी तरह से जब आप किसी भी ईयर को एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, टाइम टेकन में अपने द्वारा, तो वो कवर होगी। तो इसी तरह से ये चीज़ मत करना, जब आप टाइम टेकन निकालो अपने घर से या स्कूल से, अब कई सालों बाद कि हमें कितने साल हो गए हैं या फिर ज़्यादा ईयर के, इस तरह से मत करना। ठीक है, एक छोटी यूनिट आपको दी रहती है, उसी क्वेश्चन की नीड से करना। हाउ स्मॉल और लार्ज इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है एक टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में। द टाइम टेकन इज सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना छोटा और कितना बड़ा हो सकता है समय। 2001 को जोर से बोलने में लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है। वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001
टू 2010। तो एक बार आप इस चीज़ को वेरीफाई करो कि आप जोर से बोलो और 2001 और 2010 इस तरह से आप कभी बोल सकते हो। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल health adult at rest beat about 72 time in a minute, that is about 12 time in 10 second। जो पल्स रेट होती है नॉर्मली एडल्ट हेल्थ की, ठीक है, वो जब रेस्ट में रहती है तो वो बीट होती है 72 टाइम्स में, एक मिनट में 72 टाइम्स मिनट में बीट होती रहती है, मतलब 10 सेकेंड में लगभग 12 बार धड़कती है। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। तो जो रेट आपने देखा है वो स्लाइटली हायर हो सकता है एक बच्चे के लिए, ठीक है। इसमें बस इतना बताया है कि एक सेकंड में कितना टाइम इंटरवल कवर कर सकते हैं, चाहे वो छोटी यूनिट हो चाहे वो बड़ी हो, ठीक है। मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकेम पॉपुलर। जब पेंडुलम इतना पॉपुलर नहीं था तो बहुत पहले भी इसी तरह से मेज़र किए जाते थे, ठीक है। कुछ चीज़ होती थी जिससे हम समय को, डिस्टेंस को बहुत तरीके से हम नापते थे, ठीक है। sundials, water clocks and sand clocks are some example of such device। तो ये कुछ डिवाइस के नाम हैं जो पहले यूज़ होते थे, जैसे कि sundials, water clocks and sand clocks, ठीक है। different designs of these device were developed in different parts of the world। तो इसी तरह से दुनिया में इसके बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको, या फिर होते थे, ठीक है। अलग अलग तरह के डिवाइस होते थे जिनके बहुत सारे डिज़ाइंस होते थे, जैसे कि आपको फिगर 13.5 में भी दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है सनडाइल्स, जंतर मंत्र, जो दिल्ली में है, ठीक है। ये आपका सेंट क्लॉक होती है, इसके अंदर सेंट्स होती है, तब ये टाइम को मेजर करता था। और ये एक वाटर क्लॉक है, ओके। तो यहाँ पे हमने स्पीड, डिस्टेंस, उसकी यूनिट, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है, इसका इंट्रोडक्शन भी हमने पढ़ लिया है। बाकी के हम आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको जितना पढ़ाया है इतना समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जिसने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नई वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।